राम राम जी मित्रों। मैं डॉक्टर पीताम्बरी आप सभी का मेरे चैनल तेजस क्लासेस बाय डॉक्टर पीताम्बरी के चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने हमारे दिए गए पिछले वीडियोस को देख लिया होगा, जिसमें हमने अब तक राजपूत जो वंश हैं उनकी विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मतों की भी उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उन विद्वानों के द्वारा दिए गए मतों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम उससे आगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय इसके अंदर पढ़ेंगे, जो हमारे लगभग राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के सिलेबस के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। राजपूत और चौहानों के जितने भी राजवंश रहे हैं, उन राजवंशों के बारे में हम अध्ययन करते रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग है। आइए शुरू करते हैं। गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ कौन कौन सा था? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसके आसपास का क्षेत्र, ये क्या कहलाता था? मेवाड़। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया और इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। यानी वंश का नाम कैसे पड़ा? गुहिल के नाम से पड़ा, जो इनका प्रतापी शासक था इस वंश का। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में बहुत अनेक ही मत प्रचलित हैं। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक, अबुल फजल क्या कहते हैं कि ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित करता है। वो कहते हैं कि ये नौशे खां से जुड़े हुए हैं। लेकिन कर्नल टॉड इन्हें क्या कहते हैं कि ये वल्लभी शासकों से संबंधित मानते हैं। वो क्या मानते हैं? वल्लभी शासक। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने के मत से प्रतिपादित करते हैं। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 556 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक क्या हुआ? बप्पा हुआ। बप्पा रावल, चलिए देखते हैं बप्पा रावल। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसको पराजित किया? मान मोरी को, ठीक है। और फिर चित्तौड़ पर अधिकार किया। प्रश्न ये पूछा भी गया है, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है, और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। बप्पा की राजधानी क्या थी? ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण कराया। प्रश्न कर ले कि एक लिंगजी यानी लकुलीश मंदिर का निर्माण किसने कराया? आपका उत्तर होगा बप्पा ने करवाया। एक लिंगजी गुहिल वंश के कुलदेवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा क्या थी? कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के अनुसार कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना पर हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। देखिए, इतिहासकार सीवी वैद्य इसकी तुलना किससे करते हैं? चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। ये कौन था चार्ल्स मार्टेल? फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में अपने सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। बप्पा रावल का आपको समझ में आ गया। अब
जैत्र सिंह कौन थे? गुहिल के ही एक वंशज थे जैत्र सिंह, और इन्होंने परमारों से चित्तौड़ छीनकर, इन्होंने किससे छीना? परमारों से चित्तौड़ छीना। गुहिल ने किससे, बप्पा रावल ने किससे छीना था? बप्पा रावल ने मानमोरी से छीना था। और जैत्र सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीना और उसे अपनी राजधानी बनाया, और 1227 में भूतला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूतला का युद्ध किन किन के बीच हुआ, कब हुआ? ये हुआ 1227 में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना के साथ इनका युद्ध हुआ 1227 में, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है ये भी पूछा जा सकता है। जय सिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मद मर्दन में मिलता है। कहाँ मिलता है? जय सिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मद मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हम्मीर। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। चलिए, रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। प्रश्न कर ले कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया, या मिलान वाले प्रश्न आ जाएं, या फिर रतन सिंह और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच कब युद्ध हुआ? 1303 में हुआ, जिसके कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सेना व व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। ये किसमें बतलाया गया है? मोहम्मद जायसी की जो ग्रंथ है लिखित पद्मावत में। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए, और रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ में उन्होंने जौहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सम्मिलित हुआ था? अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था, और उनका ग्रंथ कौन सा था? खजाइन उल फतूह। इसमें उन्होंने इस आक्रमण का वर्णन किया है। किसमें किया है? खजाइन उल फतूह में इन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया है। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र को, इनके पुत्र का क्या नाम था? खिज्र खां, इनको चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, और चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद। और रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की शाखा के अंतिम शासक थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राणा हम्मीर 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हम्मीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और गुहिल वंश की इन्होंने क्या कर दी? पुनः स्थापना। सिसोदा का अधिकार जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। तो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार जो थे हम्मीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की, क्योंकि पहले जो गुहिल वंश था उसकी शाखा के अंतिम, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह था। लेकिन जब सिसोदा ठिकाने के, कब तक? 303 ईस्वी तक। अब जब बात आ रही है राणा हम्मीर की, तो जो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे हम्मीर, उन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसके पश्चात? 1303 ईस्वी के पश्चात। 1326 में आक्रमण किया उन्होंने और गुहिल वंश की पुनः स्थापना कर दी। तो सिसोदा का जागीरदार होने से उसे क्या कहा गया? सिसोदिया कहा गया। क्या कहा गया? सिसोदिया कहा गया। हम्मीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्र के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? दादा लक्ष्मण सिंह।
उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है और इनको विषम घाटी पंचानन, विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य की संज्ञा, राणा कुंभ की कीर्ति प्रशस्ति में दी गई है। पूछ ले आपसे कि राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है, ये बात कहाँ प्रदर्शित होती है? तो हमें बताना है राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर ये लिखा हुआ है कि राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। हम्मीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। सिंगोली कहाँ पड़ता है? ये बांसवाड़ा में पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को इन्होंने परास्त किया। चलिए, महाराणा लाखा, इनका समय है 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसा भाई का विवाह लाखा के पुत्र चूंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। ये देखिए, मारवाड़ के कौन? रणमल, इनकी बहन थी, क्या नाम था उनका? हंसाबाई। इनका विवाह लाखा के पुत्र चूंडा के साथ होना था। लाखा के पुत्र चूंडा के साथ होना था, लेकिन परिस्थितियों के कारण यह विवाह जो है लाखा से संपन्न हो गया। किससे होना था? चूंडा से। लेकिन विवाह किससे हो गया? हंसाबाई का लाखा से हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चूंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। पूछ सकते हैं राजस्थान का भीष्म पितामह कौन है या किसे कहा जाता है? तो आपको जवाब होगा चूंडा को। राणा लाखा के समय में जावर माइंस, कौन सी माइंस मिली? जावर माइंस से चांदी और सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि हुई। इसी प्रकार एक बंजारे ने क्या किया? पिछोला झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया? एक पिछोला झील का निर्माण कराया। चलिए आगे चलते हैं महाराणा मोकल की ओर। महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था और 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चूंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चूंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। कहाँ गया वो? मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। 1433 में, 1421 में तो ये राजा बना और 1433 में मोकल की, क्योंकि अब देखिए बात तो वही है ना, जब उसके संदेह किया गया किस पर? चूंडा पर, तो जो रक्षा कर रहा था वही चला गया।